Good evening, everyone. Good evening, sir. Evening, sir. आशीष अभी एब्सेंट है, महिमा अभी आए नहीं वो। सर कुछ पता नहीं, उसका मैसेज तो पहले किया था मैंने, अभी तो नहीं किया। अच्छा अच्छा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास को। और आज हम जो टॉपिक जो सुबह हमने लास्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था रिप्रोडक्शन, राइट। तो बेटा लास्ट वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. चलिए चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है रिप्रोडक्शन, और इस पार्ट से काफी क्वेश्चन आपके सी पार्ट में काफी कवर होते हैं। तो इस टॉपिक को जो रिप्रोडक्शन के अंदर हम काफी चीजें अलग अलग कैटेगरी के अंदर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन को। जो नॉर्मली आप रिप्रोडक्शन जो बायोलॉजी में या जो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे देखा या वो उससे थोड़ा अलग हटके इसमें और बहुत जो डेप्थ में हम देखेंगे इसको, थोड़ा टिपिकल काम होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रिप्रोडक्शन, तो बेसिकली अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सुबह हमने बात की थी कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के अंदर, राइट। ए सेक्सुअल मेथड क्या होता है, जिसमें आपको एक ही पेरेंट की इंपॉर्टेंस होती है, मतलब एक ही पेरेंट वहां पे इन्वॉल्व होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि आपको अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट की यहाँ पर नीड होती है, राइट। तो ए सेक्सुअल में सिर्फ एक ही बॉडी होगी, जबकि सेक्सुअल बॉडी में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आपको दो बॉडीज की नीड पड़ेगी, राइट। और दोनों का जो जेंडर है वो डिफरेंट यानी सेम नहीं होना चाहिए, एक मेल हो तो दूसरा फीमेल। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम बात की हमारे पास नेक्स्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम डिफाइन करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये क्या होता है, सिंगल सेल और पेरेंट। पहली बात तो इसके अंदर आपको या तो आप सिंगल सेल को यूज करो या आप उसके अंदर आपको एक पेरेंट लेना है जो कैसा हो, सिंगल। दूसरा, ऑल प्रोजिनी क्लोन ऑफ पेरेंट्स। आपको रिजल्टेंट जो भी आपको आगे फर्दर एक पेरेंट से जो भी सेल आगे जो आपको रिसीव होने वाली है, जो टू सेल्स आपको रिसीव होंगी, जो प्रोजिनी आपको रिसीव होने वाले हैं, वो अपने पेरेंट के बेटा कैसे होंगे, क्लोन होंगे। कैसे होंगे बेटा, क्लोन। आशीष बेटा आगे लेट हो जाते हो तुम डेली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कहाँ गए थे? सर कॉल आ गई थी सिस्टर की। अच्छा अच्छा, मैं जो कहीं मार्केट घूम रहे होगे। नहीं नहीं सर। टाइम से आया करो बेटा, सुबह भी और जल्दी, है ना। टाइम से आ हाँ जाया जी, करो क्लास में। चलो अभी स्टार्ट ही किया हमने, चलो। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिप्रोडक्शन था उसके दो मेथड थे, एक था ए सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो सेक्सुअल ए सेक्सुअल मेथड में क्या होने वाला है, हम एक सिंगल सेल ले सकते हैं या फिर आप एक सिंगल पेरेंट को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी प्रोजेनी, जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स या जितनी भी डॉटर सेल आपको रिसीव होने वाली है, वो सारे के सारे अपने पेरेंट की कैसे होंगे, क्लोन। मतलब वो डिट्टो कॉपी होंगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में कोई वेरिएशन नहीं आया है। जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स के पास पास था, पेरेंट के पास, वही उसकी प्रोजेनी को आया है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक पेरेंट सेल है या पेरेंट है, जब भी ये वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएंगी बेटा, टू प्रोजेनीज मिलेंगी। और ये दोनों की दोनों प्रोजेनी अपने जो मेन आपके पास जो पेरेंट बॉडी है उसकी ये हुबहू नकल होगी, कॉपी होगी, क्लोन होगी, राइट। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। अब ये 2 मिनट, अब इसमें पेरेंट कौन है ये आपको पता नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में इसका क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ होगा, ये डिवाइड हुई है ये सेल। और डिवाइड होकर इसने क्या बनाया बेटा, ये आपका एक फर्स्ट प्रोजेनी और सेकंड प्रोजेनी। मतलब जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो मेन बॉडी आपकी गायब हो जाती है, जो पेरेंट की बॉडी है वो यहाँ पे होगी आपकी, अब आपको नहीं मिलेगी वो। यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास दो प्रोजेनी आ गए, राइट। तो अब ये इसके हमारे पास मेथड कौन कौन से, इसको हम देख लेते हैं। तो कहता है कि क्या क्या चीज कैसे कैसे हो सकता है, बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, बर्डिंग इन ईस्ट, ट्यूबर स्टेम कटिंग और पार्थिनोजेनेसिस। ये सारे के सारे जो मेथड है वो सारे के सारे इस फिनोमिना के अंदर आते हैं बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। बाइनरी फिशन क्या होता है, बाइनरी फिशन मतलब जब बैक्टीरिया से दो में बाइफरकेट हो, टूट जाए, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन।
कितने में, बाई का मतलब होता है 2, याद रखना। तो बैक्टीरिया की जो आपके पास एक सेल है वो आगे फर्दर 2 प्रोजीनीज में टूट रहा है, राइट। और ये दोनों ही प्रोजीनी एक्चुअल में अपने जो पेरेंट सेल है उसकी 2 कॉपी होती है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया 2 में बाइफरकेट हुआ या फिशन किया, फिशन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना, तो आपकी रियल वाला जो ये मेन रियल वाला था ये नहीं बचेगा, ये गायब हो जाता है, ये खत्म है, क्योंकि इसका क्या हुआ है, हाफ पोर्शन अलग हो गया, हाफ पोर्शन तो आपको ये रिसीव हुआ, राइट। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया जो बाइंडिफिकेशन करता है। बडिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास कोई हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, राइट। और हाइड्रा के बेस स्टेम से एक छोटा सा बड बनना शुरू करेगा, और धीरे धीरे ये बर्ड ग्रोथ करेगा, और बड़ा और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और इसके पास भी टेंटिकल आ जाएंगे ऐसे। और जब वेट ज्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगा। तो फिर वो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा इस तरीके से। तो ये भी फिर क्लोन होगा अपनी जो मेन स्टेम है, राइट। क्लियर है। तो यहाँ हम बात करें और होता है आपकी ट्यूबर स्टेम कटिंग। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आपका जो अपना जैसे गुलाब का जो हम जैसे मैंने आपको सुबह एग्जांपल बताया था ना कि हम अपने किसी भी एक प्लांट के जैसे रोजेस जो प्लांट होते हैं उनकी स्टेम से ही हम नया प्लांट लगा लेते हैं, है ना। और एक होता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो फीमेल बॉडी होती है, जो फीमेल बॉडी है उस बॉडी ने आगे अपने गैमेट बनाया यानी ओवम बनाया। फीमेल बॉडी ने, कोई आपके पास फीमेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है, और फीमेल बॉडी आगे क्या बना रही है, ओवम। क्या बना रही है बेटा, ओवम या ऊटेड। उस ओवम से डायरेक्ट ही आपका क्या बन जाए, एडल्ट आपका रिसीव हो। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि बिना फ्यूजन के सिर्फ अकेले ओवम ने ही बॉडी की फॉर्मेशन कर दी विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं बेटा, पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। सब क्लियर हो गया, सभी कोई चीज क्लियर हो गई। यस सर। ओके, आगे हम बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें जो हमारा ये सेक्शन के एडवांटेज क्या है, हमें फायदा क्या क्या है। तो कहता है कि एडवांटेज में अगर हम बात करें तो पहली बात, सारे के सारे क्लोन होते हैं, वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ सबकी डेथ हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो तो ये रैपिड प्रोलिफरेशन होती है। रैपिड मतलब बहुत तेजी से ये अपना नंबर इंप्रूव करते हैं, राइट। और इसमें एक सिंगल पेरेंट को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, जरूरत ही नहीं है हमें 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्व करने की, राइट। दूसरा, इफ एनवायरमेंट अनफेवरेबल अबव 90% प्रेफर सेक्सुअल मोड फॉर रिप्रोडक्शन। अगर आपका अनफेवरेबल एनवायरमेंट हो जाएगा तो 90% से ज्यादा जो आपके इंडिविजुअल हैं वो सेक्सुअल मोड को यूज करना शुरू कर देंगे। पहले तो वो क्या कर रहे थे, ए सेक्सुअल, राइट। अब इसके थोड़ी हम इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि भाई इसका में डिफॉल्ट क्या है। कहता है क्लोन प्रोड्यूस, पहली बात तो सारे के सारे क्लोन होते हैं, वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन नहीं आएगा तो न्यू जनरेशन नहीं बन सकती। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, जैसे व्हेन अनफेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होगी, ऑल आर डाई, सारे के सारे मर जाएंगे बिकॉज एब्सेंस ऑफ वेरिएशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये बात करूँ कि मेरे पास क्या है कि जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा एक पॉन्ड है ना, ये पॉन्ड है, और इस फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जू प्लैंक्टोन्स है, ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्लोन है। अब इनका दिक्कत क्या है कि ये हमेशा सॉल्ट वाटर में इजीली सरवाइव करते हैं। सॉल्ट वाटर तो मतलब मैंने यहाँ पे सॉल्ट वाटर रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये सॉल्ट वाटर जो है, या ऐसा मान लो कि ये एक आपका फ्रेश वाटर पॉन्ड है और इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे फ्रेश वाटर में अलाइव है। बट जैसे ही दिया क्या, सॉल्ट वाटर, तो ये सारे के सारे जो आपके ऑर्गेनिज्म है इनकी हो जाएगी डेथ। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेथ। समझ आई बात। यहाँ पर क्योंकि इनमें अंदर वेरिएशन नहीं है,
ये एक स्टैटिक एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? समझ आ रही बात है? एग्जाम्पल समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है जो डिसएडवांटेज है कि क्लोन प्रोड्यूस व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन ऑल आर डाई। तो आपने ये बताना है कि जो जो आपकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जो अपने क्लोन बनाते हैं, अगर आपका एनवायरमेंट कैसा हो गया, अगर आपका एनवायरमेंट कैसा हो गया अनफेवरेबल, तो वो सारों के सारों की क्या हो जाएगी बेटा? डेथ हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या सबसे बड़ी बात है, टू पेरेंट हमें इन्वॉल्व करने पड़ते हैं और दोनों कैसे होने चाहिए? अपोजिट सेक्स के। प्रोजेनी इज नॉट क्लोन ऑफ एनी पेरेंट। जो प्रोजेनी होती है वो दोनों में से किसी एक की भी क्लोन नहीं होती, ना तो पहले वाले पेरेंट फर्स्ट पेरेंट की, ना सेकंड पेरेंट, किसी की भी वो क्या नहीं होगी? क्लोन नहीं होगी। दूसरा, अनकाउंटेबल वेरिएशन प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये मैंने हाईलाइट की हुई है ये वाली लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर आपको अनकाउंटेबल मतलब बहुत सारे आपको वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तभी तो हम अलग होते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स की क्या हो, जनरेशन हो, नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन आपके बहुत सारे फीचर आपके पेरेंट्स से डिफरेंट है ना? मे बी साइज, कलर, बहुत कुछ हो सकता है, और कुछ चीजें मैच भी करेंगी, मतलब सिमिलर भी होंगी और डिसिमिलर भी होंगी, राइट? तो जो डिसिमिलैरिटी है वो ड्यू टू वेरिएशन होता है। जो आप अपने पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहे, वो सारी की सारी क्या होते हैं? वेरिएशन की वजह से होता है। तो कहता है 50% मेल नॉट गिव प्रोजेनी बट देयर 50% मेल नॉट गिव प्रोजेनी। आगे क्या लिखा है ये? हाँ, लेकिन हम बात करें कि बट देयर काउंट मेंटेन, मतलब उनका नंबर फिर भी मेंटेन रहता है। मतलब वो कहता है कि हमारे मतलब टोटल जनरेशन के अंदर जो 50% मेल होते हैं वो प्रोजेनी नहीं बना पाते आगे, मतलब वो कैसे होते हैं? स्टेराइल, लेकिन फिर भी उनका जो काउंट है, जो उनका नंबर है, वो मेंटेन है इस नेचर के अंदर। दूसरी बात, लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड। सबसे बड़ी बात, इस प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी का अमाउंट आपका यूटिलाइज होता है ना? जब कोई ऑर्गेनिज्म एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस करता है तो उसकी प्रोडक्शन के लिए उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करनी पड़ती है। दूसरा, एक काफी लंबा टाइम लगता है। नेक्स्ट, कैरिंग, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली सेक्सुअल मेथड के, ए सेक्सुअल मेथड के। नेक्स्ट, केयरिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स की केयरिंग भी होती है। और दूसरा, फिजिकल डैमेज भी होता है, राइट? तो ये सारे पॉइंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। और यहाँ बात करें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट आए कि टू पेरेंट हमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, प्रोजेनी दोनों में से किसी भी पेरेंट की क्या क्लोन नहीं होती। यहाँ पर आपको अनकाउंटेबल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। 50% मेल यहाँ पर प्रोजेनी नहीं बना सकते, बट उनका जो नंबर है वो मेंटेन रहता है। लार्ज एनर्जी में यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, काफी लंबा टाइम लगता है। और ऑफस्प्रिंग्स की केयरिंग भी यहाँ की जाती है। और दूसरी बात, जैसे आपने देखा ना कि ए सेक्सुअल मेथड में जब बैक्टीरिया बना तो वो उसकी मदर जो या तो उसका जो पेरेंट है वो उसकी केयर नहीं करता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैक्सिमम केसेस में क्या होगा? आप केयरिंग वाले मेथड को देखोगे। दूसरा, फिजिकल डैमेज भी होता है। तो ये पॉइंट बेटा सभी को क्लियर हो गए? सभी को ये पॉइंट सारों को क्लियर हो गए? यस सर। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन ऑफ वेरिएशन जनरेटेड। तो वो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि ये जो वेरिएशन आ रहे हैं, मतलब कि आपने दो पेरेंट गैमीट को क्या किया? फ्यूज किया। मेरे पास ये है, मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन का केस ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा बेटा? स्पर्म, और यहाँ क्या? ओवम। तो ये ओवम का न्यूक्लियस है और ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। दोनों ने आपस में क्या क्या हुआ? उनका फ्यूजन हुआ। और फ्यूजन से मुझे फर्स्ट जो यूनिसेलुलर सेल मिली उसको मैंने क्या नाम दिया? जाइगोट। क्या नाम दिया? जाइगोट। क्लियर है? तो वो कहता है कि जब ये जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा बेटा? एडल्ट, एक एडल्ट बॉडी की फॉर्मेशन करेगा। ये जो एडल्ट बनने वाला है, ये कैसे, किस तरीके से और ड्यू टू विच रीजन कि वो अपने पेरेंट, ये वेरिएशन आया कैसे, तो उसकी हम यहाँ पर आंसरिंग कर रहे हैं, राइट? तो कहता है कि जो हमारी हेडिंग क्या होगी? हमारी हेडिंग हुई है
रीजंस ऑफ वेरिएशन जनरेटेड। ये जो वेरिएशन, ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, उनका रीजन क्या है? नंबर 1, गैमिटोजेनेसिस सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर गैमिटोजेनेसिस हुई है। यानी कि गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीट की फॉर्मेशन हुई है। अगर आपकी मेल बॉडी है, वहाँ स्पर्म बनाया है, यानी विद द हेल्प, गैमिटोजेनेसिस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर मेल बॉडी गैमिटोजेनेसिस हो रही है तो उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर अगर वो फीमेल बॉडी में गैमिटोजेनेसिस हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं आप? oogenesis। क्या बोलते हैं बेटा? oogenesis। तो उसने कहा कि भाई हमारे पास जो वेरिएशन है उसके होने के क्या रीजन है हमारे पास? पहली बात कि आप क्या कर रहे हो? गैमिटोजेनेसिस कर रहे होगे। और दूसरी बात, जो मियोसिस वहां पर प्रेजेंट होगा, और हमेशा वो कहाँ होता है? जर्म सेल्स में। हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है सोमैटिक सेल, और दूसरी कौन सी होती है? जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल से पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, बट जर्म सेल से हम सिर्फ क्या बना सकते हैं बेटा? गैमीट बना सकते हैं। ओनली किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा? गैमीट की। तो यहाँ हम बात करें कि हमारे पास क्या है? गैमिटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है बेटा? मियोसिस। तो मतलब ये 2 चीजें जो है अगर जहां भी होंगी तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ हमारे पास क्या है? गैमिटोजेनेसिस एक होता है जिसको आप बोलते हो गैमीट की फॉर्मेशन, और दूसरा उसमें क्या होता है? मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑलवेज इन जर्म सेल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास पर्टिकुलर जो वेरिएशन की प्रोड्यूस होने के 2 चांस तो ये हो गए, और साथ ही साथ ये भी रीजन वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आपके पास क्या हो? एक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, दूसरा क्रॉसिंग ओवर हो, तीसरा फर्टिलाइजेशन हो। अगर ये तीनों चीजें हो रही है तो भी आपके वहां वेरिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहली बात कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, मतलब जो आपके करेक्टर है उनकी क्या हो? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरा क्रॉसिंग ओवर हो, और चौथा फर्ट। अब आप बोलोगे सर क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाई थी, तो अगर आपके पास वो नोट्स पढ़े हैं या आपने उस नॉलेज को कैरी किया हुआ है, तो आपको याद होगा। जैसे मैं एक बात करूं, मेरे पास कोई जीन्स है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जीन है। यहाँ पे मैंने लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी, और यहाँ लिखा है डी। और दूसरे उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ए, बी, सी, डी। तो मेरे पास 2 स्टैंड है, राइट? तो यहाँ मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। सेम उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वहां पर मेरे पास जीन जो है, स्मॉल ए जीन, स्मॉल बी जीन, स्मॉल सी जीन, और स्मॉल डी जीन। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है बेटा? क्रॉसिंग ओवर जो है उसमें क्या होगा? मैं यहाँ से चलूंगा, क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? मैं यहाँ से चलूंगा, ये मेरी डायरेक्शन है। दिख रहा है आपको? समझ आया कुछ? ये मेरी डायरेक्शन है। मतलब मैं आया कैपिटल ए से कैपिटल बी तक, और बी से मैं कहाँ शिफ्ट कर गया? स्मॉल सी, स्मॉल डी। सेम एज इट इज। दूसरा पैटर्न क्या होगा? मैं स्मॉल ए, स्मॉल बी से स्टार्ट किया, और कहाँ? कैपिटल सी और डी की तरफ। मैं स्मॉल ए से स्टार्ट हुआ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। सभी को डायग्राम समझ में आ रहा है? डायग्राम में क्लियर शो किया बेटा आप लोगों को? सर यस सर। ओके। तो हमने यहाँ बात की कि मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कर रहा हूँ, तो अब जो मेरे पास रिजल्टेंट जो निकल के आएंगे, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या रहेगा? अब इसको हम देख लेते हैं। तो मेरे पास एक तो ऊपर वाला स्टैंड तो एज इट इज वैसे का वैसा रहेगा, ये वाला और लास्ट वाला ये तो सेम रहेंगे। मतलब यहाँ पर होगा ए, बी, सी और डी, और नीचे रहेगा ए, बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। लेकिन अब मेरे पास जो नए स्टैंड जो बने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो नए बने हैं, उनमें क्या हुआ बेटा? क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो उस हिसाब से अब मेरे पास जो बैंड बन के आएगा वो ये आएगा। ये बन के आया ए, बी, और क्या आया?
स्मॉल सी, स्मॉल डी। और दूसरा स्टैंड क्या बन के आया मेरे पास? स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। क्लियर हो गया? तो ये किसी को इसमें क्रॉसिंग ओवर समझ आई बेटा? सभी को क्रॉसिंग ओवर का पता चल गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो आप देख रहे हो कि आपको क्या हो रहा है, आपके पास जो डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिल गए, एक नया पैटर्न मिल गया जीन्स का जो डिफरेंट है। ये मदर का पैटर्न, मतलब ये पेरेंट्स का पैटर्न था, लेकिन जब जो प्रोजेनीज बने उनके अंदर ये पैटर्न आया। देखो अजीब सा है ना, वेरिएशन आ गया। ये मैंने कोई ए बी सी डी कोई जीन्स लिए हैं, कैपिटल में लिखा, और उनके जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उनको मैंने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी से मेंशन किया। और जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो आपको ये पैटर्न मिले, मतलब एक सेल के न्यूक्लियस में ये बना होगा, दूसरे में ये बना होगा। तो ऐसे होने से आपको पता है, नॉर्मल सी बात है, वेरिएशन आएगा। क्या आएगा बेटा? वेरिएशन आएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, राइट। और फर्टिलाइजेशन, तो अब देख लेते हैं हम एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होती है। कहता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलोन कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वेरिएंट गैमीट्स। ह्यूमन में क्या होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो वो कितने टाइप के गैमीट बनाता है? 2⁻23 गैमीट बना सकता है। जैसे हम अगर हमें हमें बताना है कि भाई आपके पास कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमारे पास पेयर कितने होते हैं, 23। तो प्रोड्यूस सिंगल पेरेंट। तो इफ 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पर हमने देखो क्या किया है, यहाँ मेरे पास हमने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा है आपने जेनेटिक्स के अंदर, मेंडल के लॉ आप पढ़े होंगे, आपको तो याद होगा कि व्हाट इज द मीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है महिमा? सर इसमें जब जैसे फॉर एग्जांपल अपने मिराबिलिस जलापा प्लांट की बात करें तो उसमें रेड फ्लावर्स का जब व्हाइट फ्लावर्स के साथ क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। नहीं, पिंक कलर के तो आगे, पर इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे हुई? तो सर जैसे कि इंडिपेंडेंट हाँ जी मैम, नेहा मैम क्या बोल रहे हो? सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि पर्टिकुलर जीन जो है वो खुद को मतलब एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है ना, और स्मॉल टी डॉफनेस को। तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो मतलब इंडिपेंडेंटली मतलब अपना अपना काम करेंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट का या फिर असॉर्टमेंट का मतलब, नहीं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाँ जी बोलो मैम। मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, वो अपना अपना काम करेंगे, मतलब अपने अपने तरीके से खुद को एक्सप्रेस करेंगे। वो एक कहने का दूसरे के मतलब क्या है काम में कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई जीन है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, और मेरे पास एक जीन है स्मॉल टी, राइट। तो ये जो दो जीन है आपके पास, कैपिटल टी जो है वो एक फंक्शनल जीन है, जबकि स्मॉल टी आपका कैसा है, नॉन फंक्शनल, मतलब वो हाइड है, वो हाइड हो जाता है। कैपिटल टी चाहे अकेला आए चाहे किसी के साथ आए, वो अपना एक्सप्रेशन हमेशा करेगा। जो स्मॉल टी है वो अकेला आएगा तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो पेयर फॉर्म में आएगा, जैसे स्मॉल टी और स्मॉल टी, अगर वो पेयर फॉर्म में आ गया तब वो अपना एक्सप्रेशन दे सकता है। क्लियर हो गया? तो बात ये हो रही कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये क्या है कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आ जाए किसी एक पेयर में, तो टी ना तो डिस्टर्ब करे स्मॉल टी के फंक्शन को, मतलब उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल टी स्मॉल टी की कैटेगरी को डिस्टर्ब करे, ना ही स्मॉल टी कैपिटल टी के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे। दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं एक दूसरे के साथ, एक साथ जा रहे हैं या आगे कन्वे हो रहे हैं, डजेंट मैटर। बस इन्होंने कभी भी एक दूसरे से छेड़ाखानी नहीं करनी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इंडिपेंडेंट। क्लियर होगा सभी को? यस सर। ओके, आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहता है इंडिपेंडेंट सर वो जो असॉर्टमेंट में क्या हो इन्होंने रहा है कि, हाँ जी मैम बोलिए सर वो बोलिए। जो इन्होंने बोला ना, वो मैडलिबलस जलापा वाला, वो किस हम्म, टाइप की मतलब वो होती है? मतलब उसमें तो रेड और मतलब पिंक और वो वाइट मैम मिक्स हो जाते हैं ना।
वो मिक्स होते हैं, वो होता है मैम कोडोमिनेंस, उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। हाँ वो हम हाँ आगे हाँ, शेयर यस करेंगे, सर यस सर, वो भी, हाँ कोडोमिनेंस। वो आगे आएगा कि उसमें क्या होता है कि उसमें क्या हुआ कि जो दोनों के साथ उन्होंने आपस में शेयर किया, मतलब ना तो फर्स्ट पेरेंट का कोई करेक्टर आया ना ही सेकंड का, वो थर्ड उन्होंने नई चीज बना ली, वो मिक्सिंग हो गया करेक्टर्स का, तो वो होती है कोडोमिनेंस। मतलब इकट्ठा होके दोनों ने एक साथ एक्सप्रेस किया और उस वजह से जो आपको कलर मिला वो थर्ड कलर मिला, ना तो वो फर्स्ट पेरेंट का था ना ही सेकंड का। तो उसको हम अभी आगे देखेंगे, जब जेनेटिक्स में जाएंगे तो वो आपको पूरा डिटेल में आएगा सारा। मेरा पिलस जल्पा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, आगे देखेंगे हम उसको। चलिए कोई बात नहीं, राइट डाउन, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम जेनेटिक्स में नहीं है, हम तो जस्ट ये बात बता, हम सिर्फ इतना शो कर रहे हैं कि भाई ये जो वेरिएशन आया वो क्यों आया। तो उसमें हमने ये बात की कि भाई वहां पर या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई होगी, या क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, या फर्टिलाइजेशन हो रही है। आपको पता है मतलब गैमेटोजेनेसिस होना, म्योसिस होना, क्रॉसिंग ओवर होना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना और फर्टिलाइजेशन होना, ये सारे के सारे चांसेस आपके आपकी वेरिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन अगर आप लाना चाहते हो तो ये चीजें अगर चल रही होंगी तो पक्का होगी वो वेरिएशन आपके उसमें, मतलब आपकी प्रोजेनी बिल्कुल वेरिएंट हो जाएगी अपने पेरेंट से। इतनी बात अपने दिमाग में रखनी है। तो हमारे पास क्या है कि जो कहता है, अब बस अपने ये रीजन याद रखने हैं कि ये कौन कौन से रीजन है जो आपकी वेरिएशन को अप करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। तो कहता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, पहली बात तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगी। तो हमने देखा था, है ना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एलोन कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वेरिएंट गैमीट। और कहता है जो अकेला है वो बहुत सारे वेरिएंट गैमीट को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन केस में बात करूं तो हमारे पास कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं टोटल हमारे पास। अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर मैं पेयर में बात करूं तो 23 पेयर होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम। लेकिन जो लास्ट जो 23 वाला, जो 23rd वाला जो आपका पेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको, सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि जो ऑटोसोम है, जो 22 आपके क्रोमोसोम है, उनको ऑटोसोम इसलिए बोल रहे भी हैं क्योंकि वो पूरी बॉडी। हाँ जी मैम। एलोसोम भी उसी को ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास जो ऑटोसोम है या एलोसोम, जो हमारे पास क्रोमोसोम है, वो हमारे जो क्रोमोसोम है वो एक्चुअल में पूरी बॉडी की फॉर्मेशन को जानते बनाना है कि किडनी कैसे बनानी है, हार्ट कहाँ बनाना है, आईज की कहाँ बनानी है, सारा कुछ यहाँ इनको पता है। बट ये अभी सिर्फ क्या नहीं बता सकते, जेंडर, कि वो बॉडी कल को मेल बिहेव करेगी या फीमेल बिहेव करेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 23rd वाला जो क्रोमोसोम पेयर है आपका, जो 23rd वाला जो पेयर है आपके पास क्रोमोसोम्स का, वो जानता है कि बॉडी को मैंने कल को उसको कैसे बिहेव करवाना है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम, राइट। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहां पर हमने कहा कि जो ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास। और अगर आप देखें इन 23 पेयर से अगर आप गैमीट बनाना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास कितने गैमीट बनेंगे, 2⁻23 गैमीट आर प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट। आपका एक पेरेंट कितने टाइप के गैमीट बना सकता है, 2⁻23 गैमीट्स। तो कहता है इफ टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और अगर हम ऐसा मानते हैं कि मेरे पास कितने पेयर है, सिर्फ 2 पेयर हो, किसके, क्रोमोसोम के, एक मेरे पास है ए और दूसरा है ए डैश, दूसरा है बी और दूसरा क्या है, बी डैश। तो मेरे पास अगर 2 पेयर्स है क्रोमोसोम के, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर कराता हूं तो मेरे पास जो गैमिट बनेंगे, अगर आप 2 पेयर्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर करा रहे हो तो आप, सॉरी, क्रॉस करवा रहे हो नॉर्मल, तो आपको कितने टाइप के क्रोमोसोम बनेंगे, 4 टाइप के। ये दिख रहा है, 2 पेयर्स के लिए तो आपके पास क्या है, 2⁻²। तो हमारे पास टोटल गैमिट कितने बने, 46। और ये हमारे पास कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स है। तो हमारे अंदर कितने गैमिट, कितने टाइप के गैमिट बन सकते हैं हमारे अंदर। अगर आप 2 को 23 अप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उतने गैमिट हमारा एक सिंगल पेरेंट बना सकता है। क्लियर हो रही बात, इतने टाइप के गैमिट वो बना सकता है। तो अगर मैं 2 पेयर मान लूं कि भाई किसी सेल के अंदर 2 पेयर क्रोमोसोम है, तो वो कितने टाइप के बनाएगा गैमिट, 4। कितने बनाएगा बेटा, 4। आगे चलते हैं। तो यहाँ उसने बोला कि अगर आपके पास कितने हो जाए, अगर उसने बोला कि आपके पास, मैं मान रहा हूँ कि आपकी किसी सेल के अंदर 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इस तरीके से आप बनाओ। तो जब 3 पेयर क्रोमोसोम है तो कितने हो जाएंगे, 2⁻3, यानी कि आप टोटल 8 गैमिट बना सकते हो, राइट। तो टोटल हमारे पास 2 पेरेंट्स हैं। और जैसे अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2⁻23। तो यहाँ देख रहे हो कि थ्रू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो हम यहाँ पर यूटिलाइज कितने कर रहे हैं, हम सेक्सुअल 2 पेरेंट को लेते हैं। तो 2 पेरेंट है तो एक कितने टाइप के बनाता है गैमिट, कितने टाइप के बना सकता है, 2⁻23 गैमिट। तो मल्टीप्लाई बाय कर दो उसको 2 के साथ। तो ये सारे के सारे क्या है, थ्रू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये सब के सब किस लॉ के ऊपर काम करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सब अपना अपना जीन एक्सप्रेस करेंगे, अपनी अपनी चीजें बनाएंगी, कोई किसी, राइट।
कहता आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर गैमीट वेरिएशन अनकाउंटेबल। तो इसी वजह से आप देख रहे हो ना कितने टाइप के गैमीट बन रहे हैं बॉडी के अंदर। मतलब ह्यूमन, जो ह्यूमन है वो देखो कितने टाइप के, मतलब एक बीइंग, अगर एक सिंगल पेरेंट है, मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है वैसे भी अगर हम बात करें जो मेल बॉडी में अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास नॉर्मल आपके पास कितने हो रहे हैं, 23 पेयर हो रहे हैं। 23 पेयर हो रहे हैं, तो अगर मैं गैमीट की टाइपिंग की बात करूं तो हमारे पास अंदर कितने टाइप के गैमीट बन रहे हैं, 2⁻23 टाइप के गैमीट बन रहे हैं। तो सोचो फिर वेरिएशन कितना ज्यादा हो गया, है ना, इसी वजह से वेरिएशन हो रहा है। समझ आ रहा है बेटा सभी को, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये Yes, बात sir. हमारी क्लियर होगी। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्या है, क्रॉसिंग ओवर। तो कहता है क्रॉसिंग ओवर जो आपकी है, जो मैंने आपको पहले थोड़ा देर पहले बताई थी, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, आपकी जो सेल होती है वो किसमें होती है बेटा, प्रोफेज फर्स्ट। और ये कब, मतलब हमने ये बतानी क्रॉसिंग ओवर होती कब है, जैसे मैंने आपको जो करके दिखाया था, वो होती है आपकी प्रोफेज फर्स्ट में। और जो म्योसिस फर्स्ट चल रहा होता है उसकी प्रोफेज फर्स्ट में। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं बात करूं, राइट, जो आपका म्योसिस है वो दो तरीके से होता है। एक होता है म्योसिस फर्स्ट और दूसरा होता है म्योसिस सेकेंड। क्या होता है बेटा, म्योसिस सेकेंड। नॉर्मल अगर मैं बात करूं माइटोसिस के अंदर टोटल 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये टोटल हमारे पास क्या होती है, स्टेजेस होती है, राइट। अगर मैं किसमें जाऊं, अगर मैं जा रहा हूं आपके मेटाफेज फर्स्ट में, तो जो मेटाफेज फर्स्ट है और उस मेटाफेज फर्स्ट का जो प्रोफेज है, ये चारों स्टेजेस तो सभी में आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये आपकी म्योसिस 1 में भी आएंगी और म्योसिस सेकंड में भी आएंगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि हम बात क्या कर रहे हैं, हमारे पास हम बात क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास जो है, आपके पास जो आपके पास जो जो आप म्योसिस कर रहे हो या माइटोसिस, दोनों के अंदर ये 4 स्टेजेस तो कॉमन होती है, प्रोफेज, मेटाफेज। लेकिन म्योसिस वाली सिचुएशन में क्या होगा, म्योसिस 1 होगा और म्योसिस सेकंड होगा। जब म्योसिस आप 1 कर रहे हो, क्या कर रहे हो, म्योसिस 1 कर रहे हो, तब क्या होगा, तब आपका जो प्रोफेज है वो फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पहली स्टेज कौन सी होती है, एनीबडी एल्स, किसी को याद है प्रोफेज की पहली स्टेज कौन सी होती है? हेलो, हाँ जी, लिप्टोटीन सर, लिप्टोटीन। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, लैप्टोटीन, देन जाइगोटीन। नेक्स्ट, पेकाइटिन, नेक्स्ट, डिप्लोटीन। साइटोकाइनेसिस, नेक्स्ट, डाइकेनेसिस। डाइकाइनेसिस। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, हमारे पास टोटल ये म्योसिस करेंगे तो हम पूरी सारी डिटेल हम इनको देखेंगे कि आपके पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, सबसे इंपॉर्टेंट होती है पैकेटीन स्टेज, देखेंगे इसको। और आपकी जो पैकेटीन स्टेज है उसी के अंदर क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर होती है। ये क्वेश्चन आता है नेट के अंदर, है ना, कि आपकी जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कहाँ होती है, तो वो क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है, म्योसिस फर्स्ट में, और म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन स्टेज में। कहाँ, पैकेटीन स्टेज में। तो पहली होगी आपकी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये टोटल आपके पास स्टेजेस होती है, राइट। तो आपने याद रखना है कि पैकेटीन स्टेज के अंदर आपका क्या हो रहा है, म्योसिस फर्स्ट हो रहा है। तो उसको आप देखेंगे इसको पूरा डिटेल में। तो यहाँ हमने क्या चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास जो आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन स्टेज पे हो रहा है, और उस वजह से जो वेरिएशन मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं अनकाउंटेबल। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, रैंडम फ्यूजन, मतलब आपके मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, रैंडमली तो फ्यूज होते हैं और आगे वेरिएशन वो क्रिएट हो जाती है, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? तो यहाँ अब आपको पता है हम बार बार ड्रोसोफिला को लेंगे। यहाँ पे ड्रोसोफिला क्या है, सभी की चीजों को लेना हमने ड्रोसोफिला, हर एक जो अलग अलग क्लासेस या अलग अलग फाइलम के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको हमने कंसीडर करना है, जिसके रिगार्डिंग हम सारी स्टडी को अपना कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस।
तो यहाँ क्या है कि गैमेटोजेनेसिस में क्या है, जो आपकी जर्म सेल्स है वो क्या करेंगी, मियोसिस, वो किस में जाएंगी, मतलब जर्म सेल्स के अंदर क्या होगा, मियोसिस। जबकि जो सोमैटिक सेल्स होती है बॉडी के अंदर वो क्या करती है, हमेशा माइटोसिस। इस चीज को याद रखना कि जो जर्म सेल्स है वो हमेशा किस किस डिवीजन को यूटिलाइज करती है, मियोसिस को। जबकि जो सोमैटिक सेल्स है वो हमेशा क्या करती है, मियोसिस। क्या करती है बेटा, वो बॉडी में सिर्फ 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, ये याद रखना। एक होती है जर्म सेल्स, दूसरी होती है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स हमेशा क्या करेंगी, माइटोसिस। लेकिन जो जर्म सेल्स हैं वो आगे गैमेट की फॉर्मेशन करने के लिए किस डिवीजन का यूज करती है, मियोसिस। तो इस चीज को याद रखना, मियोसिस से हमेशा हमें रिजल्ट में 4 सेल्स मिलती हैं। कितनी सेल्स मिलती है, 4 सेल्स। लेकिन सारी की सारी कैसी होती है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। आशीष क्या, हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। वेरी गुड, क्या होती है, हैप्लॉइड। लेकिन अगर आपकी सेल क्या कर रही है, अगर आपकी सेल कौन सी है, सोमैटिक सेल, और क्या कर रही है, माइटोसिस, तो रिजल्ट में हमें से कितनी सेल मिलती है, नियम कितनी मिलती है हमें, सोमैटिक सेल्स कितनी मिलती है, नियम जब सोमैटिक सेल डिवाइड करती है और वो माइटोसिस कर रही है तो रिजल्ट में आपको कितनी सेल मिलेंगी, वही में बेटा कितनी मिलेंगी, 2 सेल। ओके बेटा, तो हमें टोटल रिजल्ट में कितनी मिलती है, 2 सेल्स यहाँ पे रिसीव होती है, राइट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि जो जर्म सेल्स हैं वो, और ये सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल हमेशा माइटोसिस करेंगी, जबकि जो जर्म सेल्स है वो मियोसिस करेंगी। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट सेल यहाँ पे क्या है, जर्म सेल। तो कहते हैं अगर हम एनिमल केस में अगर बात करें तो जर्म सेल्स आर सेपरेटेड इन अर्ली डेवलपमेंट। तो कहता है जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिज्म अभी एम्ब्रियोनल स्टेज में है, वो अभी जाइगोट से आगे आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रही है, तब धीरे धीरे उसी टाइम पर आपकी जर्म सेल जो है वो सेपरेट हो जाती है। कब हो जाती है सेपरेट, अर्ली डेवलपमेंट, मतलब ये स्टार्टिंग में अलग हो गई है। तो अगर हम पहला एग्जांपल देखें ड्रोसोफिला के अंदर, तो ड्रोसोफिला में क्या है, ये जो आपको पूरी बॉडी दिख रही है, ड्रोसोफिला का जो आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, उसमें ये सारी की सारी सेल कैसी है, सोमैटिक सेल। ये कैसी सेल है बेटा, सोमैटिक सेल। लेकिन जो आपकी बैक साइड में ये जो सेल आपको दिख रही है, राइट, ये जो आपको बैक साइड में जो सेल दिख रही है उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। आगे वाले पार्ट जो आपका ड्रोसोफिला, के आगे वाले पार्ट को बोलते हैं हम इंटीरियर पार्ट, पिछले वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम बात कर रहा हूँ तो हमारे पास कुछ mRNA हमारे पास अवेलेबल है इसके पोस्टीरियर पार्ट पर। कौन कौन से, ऑस्कर, वासा और नैनोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। कैसे, क्या है ये, और ये क्या है, ये आपके प्रोटीन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, जिनके अंदर आपको ये क्या मिल रहे हैं, मैसेंजर आरएनए। मतलब पहले मैसेंजर आरएनए होगा, बाद में प्रोटीन फॉर्मेशन कर देगा। तो कहता है आगे ये बाकी जितना भी आपको येलोइश पार्ट दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ग्रेडियंट्स, ये सारी की सारी सेल्स है। सेल्स कौन कैसा बिहेव कर रही है, सोमैटिक सेल। कैसी बिहेव कर रही है, सोमैटिक सेल की तरह। लेकिन जो पिछला वाला पार्ट है वहां पर आपको दिख रही है सेपरेट, ये टोटल मैंने 4 सेल्स बनाई है, इनको हम बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल जर्म। और आगे वाला इसी इसी पोस्टीरियर पार्ट पर आपको थोड़ा थोड़ा आपको क्या मिल रहा है, कुछ आपको ग्रेडियंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये ग्रेडियंट किस चीज के हैं, ऑस्कर, वासा और नैनोज। ये आपके क्या है, एक फैक्टर्स प्रेजेंट है, जीन फैक्टर mRNA प्रेजेंट है, जो कल को जाके आपको प्रोटीन देंगे। ऑस्कर, वासा, नैनोज, याद रखना, ऑस्कर, वासा और नैनोज, राइट। सारे के सारे आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या है, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्लियर है सभी को, इतनी चीजें समझ में आ गई सभी को, रिप्लाई करो मुझे। यस सर। ओके, आगे हम बात करें कि हमारे पास क्या है, कि हम अगर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन थी, राइट। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है, जर्म सेल्स क्या कर रही हैं, रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड। जो आपकी जर्म सेल्स है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब वो पीछे ही रहेंगी, कहीं मूव नहीं करेंगी। तो रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड, उनको पिछले वाले पार्ट में क्या किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया। और हमारे पास यहाँ जीन्स कौन से अवेलेबल है, ऑस्कर, वासा और नैनोज। इतनी चीज क्लियर होगी, आगे देखते हैं। तो पहला तो हमने एग्जांपल ले लिया था ड्रोसोफिला का। अगला एग्जांपल देखो किसका ले रहे हैं, हम ले रहे हैं नेक्स्ट फ्रॉग। तो कहता है जो फ्रॉग है उसमें क्या है, जर्म सेल्स रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड वेस्टिजियल पोल। यहां से क्वेश्चन निकलता है,
क्या क्वेश्चन निकला? पहला हमने क्वेश्चन क्या बोला? पहले हमने बात की कि यहाँ एनिमल के अंदर पहला केस ले रहे हो किसके अंदर? अगर आप बात कर रहे हो ड्रोसोफिला की, तो वहां पर जो आपको प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो मिलती हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल कह लो या मदर जर्म सेल्स कह लो, एक ही बात होती है, पीजीसी। क्या बोलते हैं उसको हम? इसको उसका एब्रीविएशन क्या हो गया? पीजीसी, यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स, है ना? या पीएमसी, प्राइमोडियल मदर सेल, ऐसा भी कह सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन इसका नाम क्या है? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। अब हमारे पास हम यहाँ बात क्या करें कि अगर आपने ड्रासोफिला का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर जो आपके पास प्राइमोडियल जर्म सेल है वो उसके पोस्टीरियर एंड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप केस ले रहे हो फ्रॉग का, तो फ्रॉग के केस में क्या होगा कि फ्रॉग के केस में हमारे पास जो जर्म सेल्स होती हैं रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड द वेस्टिजियल पोल। वो कहाँ होता है उसके? अब ये वेस्टिजियल या एनिमल पोल, दो पोल होते हैं, एक होता है एनिमल पोल, एक होता है वेस्टिजियल पोल। ये कहाँ होता है? अभी हम आगे जब कंसीडर करेंगे, आगे जब हम पहुंचेंगे आपको सब पता लग जाएगा। बस अपने अभी याद रखना है कि फ्रॉग के केस के अंदर, एम्फीबियन के केस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो जर्म सेल्स है वो किस किस पार्ट में आपको दिखता है? वो वेस्टिजियल पोल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और क्या बनाता है? वेस्टिजियल सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाएगा वो? जो फ्रॉग की जो जर्म सेल्स हैं वो कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है? टुवर्ड द वेस्टिजियल पोल। वेस्टिजियल पोल की साइड कौन सी है? जहां पर क्या होता है? वेस्टिजियल पोल कौन सा होता है जहां पर क्या क्या मिले आपको? वेस्टिजियल सेल मेम्ब्रेन। मतलब वेस्टिजियल पोल कौन सा है एम्ब्रियो के अंदर? अब जैसे ये मैंने बनाई है जर्म सेल, दिख रही है आपको? ये आपकी एक जर्म सेल है, और सॉरी आपका एम्ब्रियो है फ्रॉग का, है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो। और उसमें आपको जो रेड वाली जो सेल्स दिख रही है वो काय की है? जर्म सेल्स। क्या है ये? जर्म सेल्स। तो ये अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पर ही बाकी सेल्स ये डिफरेंशिएट हो जाती है। और जैसे आप ये दिख रहे हो कि आपके पास फ्रॉग का टेडपोल बन गया और बीच में यहाँ ये जो रेडिश पार्ट दिख रहा है, ये क्या बनाएगा कल को जाके? जर्म सेल्स। क्या बनाएगा बेटा? जर्म सेल्स। उसी तरीके उसने कहा कि अगर आप निमेटोड के अंदर एग्जाम्पल हो सी एलिगेंस का, निमेटोड हमारे उसके अंदर आपने एक एग्जाम्पल लिया, उसका ऑर्गेनिज्म लिया है सी एलिगन, तो इसमें क्या है? जर्म सेल्स रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड। तो इसमें भी क्या है? जो आपकी जर्म सेल्स है, ये आपको दिखेंगे जर्म सेल्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? उसने कहा कि जो आपके पास जर्म सेल्स है वो कहाँ है? वो एक्चुअल में आपके पोस्टीरियर पार्ट पर, वो कहाँ है? आपके पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट हो गई है। मतलब हम बात करें अगर ड्रोसोफिला की, तो उसमें भी हमें पोस्टीरियर पार्ट पर क्या मिलती है? जर्म प्राइमोडियल जर्म सेल्स मिलती हैं। लेकिन जब हम फ्रॉग में जाते हैं तो वो जर्म सेल्स हमें कहाँ मिल रही हैं? किस पार्ट में मिल रही है बेटा? वेस्टिजियल पोल के ऊपर। कहाँ मिल रही है? वेस्टिजियल पोल के ऊपर। लेकिन अगर हम निमेटोडा सी एलिगन के अंदर जाएं तो सेम पहले वाली कंडीशन आ गई, जो पहले सबसे पहले वाली कंडीशन आपने डाउट की थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास जो जर्म सेल है, जो आपके पास जर्म सेल्स है वो कहाँ है? टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो कहते हैं जो आपके पास यहाँ पर क्या है कि जो आपकी जो जर्म सेल्स है वो रिस्ट्रिक्टेड कहाँ है? पोस्टीरियर साइड में। किसके केस में? निमेटोड के केस में, राइट? तो यहाँ क्या है हमारे पास? जो स्टेम सेल्स है वो क्या बना रही है आपके लिए? जर्म सेल्स लाइनेज। जो आपके पास स्टेम सेल्स है वो किस चीज की फॉर्मेशन है? जर्म सेल। देखो स्टेम सेल आपको पता है वो टोटीपोटेंट हो सकता है, प्लूरीपोटेंट हो सकता है, या मल्टीपोटेंट हो सकती है, वो सेल होते हैं। लेकिन उनसे आपकी जब जर्म सेल्स बन गई तो वो क्या है? आपकी एक सिंगल लाइनेज होगी। अब वो हमेशा क्या बनाएगा? आपकी हमेशा वो किस चीज की फॉर्मेशन करेगा? जर्म सेल्स की ही फॉर्मेशन करेगा, राइट? तो अगर इसने कहा कि हमारे पास क्या है यहाँ पर सिग्नल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इन चीज को याद रखना है। डेल्टा नोच सिग्नल यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है, और एक होता है सेल गेटिंग डेल्टा सिग्नल, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जर्म प्लाज्म में। और नॉट गेटिंग डेल्टा सिग्नल तो वो क्या बनाएगा? सोमैटोप्लाज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो कौन सी सेल, ये सेल है सोमैटिक सेल, और ये कैसी है? जर्म सेल। तो कहता है ये पता कैसे चला कि ये बिहेव करेगी सोमैटिक सेल की तरह और ये बिहेव करेगी जर्म सेल्स की तरह? बोला इसके लिए एक सिग्नल आएगा, होगा डेल्टा सिग्नल। क्या है वो? डेल्टा सिग्नल। अगर आपको आपकी इस सेल को डेल्टा सिग्नल मिला है तो ये सेल कैसे बिहेव करेगी? अगर डेल्टा सिग्नल इसको मिल गया इस सेल को, तो उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो एज अ बिहेव करेगा जर्म प्लाज्म। जो उसका साइटोप्लाज्म है कैसे बिहेव करेगा? एज अ जर्म प्लाज्म। लेकिन
अगर इसी सेल को कौन सा सिग्नल प्रेजेंट क्या हुआ, डेल्टा सिग्नल नहीं मिला, डेल्टा सिग्नल नहीं मिला, तब वो क्या बनाएगा बेटा, सोमेटोप्लाज्म। यानी सोमेटोप्लाज्म क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल जो सेल्स होती है उनके प्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। या अब वो सेल कौन सी है, सोमेटिक टाइप की, तो यहाँ पर जो प्लाज्मा बना उसको क्या बोलोगे, सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म में वो कब कन्वर्ट होगा आपका साइटोप्लाज्म, जब उसको कौन सा सिग्नल मिलेगा, डेल्टा। और डेल्टा सिग्नल नहीं मिल रहा है तो मतलब वो अब एक जनरल सेल की तरह बिहेव करेगी, मतलब जो नॉर्मल एक सेल होती है उसकी तरह वो बिहेव करेगी। समझ हो गया सभी को, क्लियर हो गया, ये बात समझ आई सभी को? यस सर। यस। ओके, आगे देखते हैं। तो इसमें आपको फैक्टर्स और जीन्स के जो नेमिंग है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी पड़ेगी। जैसे हम बात करें कि हमारे पास अगर डेल्टा नोच सिग्नल आपको मिल रहा है तो आपकी जो साइटोप्लाज्म है वो बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा जर्म प्लाज्म के अंदर। और यदि आपकी सेल को डेल्टा सिग्नल नहीं मिल रहा तो वो कैसे बिहेव करेगी, एज अ सोमेटोप्लाज्म। कैसा बिहेव करेगी बेटा, सोमेटोप्लाज्म। अब आगे मैं बात करता हूँ, जर्म सेल्स आइदर कन्वर्टेड, या तो आपकी जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट होगी या आपकी कन्वर्ट होगी ऊगोनियम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है फीमेल बॉडी में क्या चलता है प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल बॉडी के अंदर क्या चलता है, ऊगोनियम, ये सॉरी ऊजेनेसिस। तो सबसे पहले जर्म सेल्स अगर मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो जर्म सेल्स कन्वर्ट होगी सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, स्पर्मेटोगोनियम। और ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, मेल के टेस्टिस में। जबकि जो उगोनियम बनी है, जर्म सेल से जो उगोनियम बनी है, वो ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, फीमेल की ओवरी के अंदर। क्लियर है सभी को, ये बातें समझ आ रही है सभी को, मुझे रिप्लाई करो। यस सर। यस। यस सर। तो यहाँ पर क्या है कि जो जर्म सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं स्पर्मेटोगोनियम और ऊगोनियम के अंदर। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनियम हो रहा है वो प्रोसेस कहाँ चल रहा है, टेस्टिस के अंदर। और ऊगोनियम जो सेल बनी है प्रोसेस चल रहा है ओवरी के अंदर। तो कहता है कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर फेम 3 जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ है और वो आगे ट्रांसलेशन कर रहा है। मतलब अगर आपकी जर्म सेल ने स्पर्मेटोगोनियम बनाया, अगर आपकी सेल ने क्या बनाया बेटा, स्पर्मेटोगोनियम बनाया, इसका मतलब फेम 3 जीन यहाँ पर एक्टिव है और वो आगे ट्रांसलेशन कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपकी जर्म सेल्स ने आगे जाके स्पर्मेटोगोनियम बनाया मतलब वहां पर आपकी फेम 3 जीन एक्टिवेट है। अगर आपकी जर्म सेल के अंदर फेम 3 जीन एक्टिवेट नहीं है तो मतलब आपका वो जो प्रोसेस है आगे कौन सा स्टार्ट होगा, ऊजेनेसिस या ऊगोनियम। मतलब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिहेव करेगा फीमेल बॉडी की तरह। क्लियर हो रहा है, ये बात समझ आई सभी को, फेम 3 जीन्स के बारे में पता लगा? यस सर। रिपीट कर दो सर। फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। जर्म सेल्स प्रेजेंट होगी आपकी, जिसको आप प्राइमोडियल जर्म सेल भी बोलते हो। क्या बोलते हो, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। जो मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें जर्म सेल्स होती है। अब वो जर्म सेल्स कल को इन फ्यूचर किस गोनियम बनाएगी, स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहली सेल होती है जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है, मतलब स्पर्म के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और उसमें जो पहली सेल बनती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। सेम एज इट इज जर्म सेल्स के अंदर, जर्म सेल अगर कन्वर्ट हो गई है ऊगोनियम में, किसमें, ऊगोनियम, मतलब कि उसने सबसे पहले क्या, मतलब अब आपकी जो जर्म सेल्स है वो क्या, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ऊजेनेसिस। क्या स्टार्ट किया उसने, ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवम के बनने की प्रोसेस में सबसे पहले जो सेल बनती है उसको बोलते हैं उगोनियम। क्या बोलते हैं, उगोनियम। तो कहता है ये जो स्पर्मेटोगोनियम है उसमें उसमें ये कहाँ चलती है, टेस्टिस के अंदर, और उगोनियम कहाँ चलती है, ओवरी में। तो आपके जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम में क्यों कन्वर्ट हुई, क्योंकि वहां पर फेम 3 जीन एक्टिवेट थी। लेकिन अगर आपकी जर्म सेल उगोनियम में कन्वर्ट हो रही है मतलब वहां पर फेम 3 जीन एक्टिवेट नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है फेम 3 जीन्स एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलेशन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और एग। तो जो फेम 3 जीन है वो ही रेगुलेट करेगी, डिसाइड करेगी कि कल को जाके जर्म सेल्स स्पर्म में कन्वर्ट होगा या एग में कन्वर्ट होगा। मतलब जर्म सेल से स्पर्म बनेंगे या आपके एग बनेंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा, फेम 3 जीन। कौन करेगा बेटा, फेम 3 जीन। तो फेम 3 जीन अगर एक्टिवेट है, वो फंक्शनली काम कर रहा है,
तो आपका स्पर्म बन रहा होगा, इसका मतलब। और अगर वहां पर एग बन रहा होगा मतलब FAME3 जीन एक्टिवेट नहीं है। मतलब FAME3 जीन के एब्सेंस में आपकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बिहेव करेगा एज अ ओवरी, और वहां पर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका, वहां पर प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा मेनली कौन सा हो जाएगा बेटा, oogenesis। और अगर FAME3 एक्टिव है तो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? ये FAME3 जीन का फंक्शन सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, आगे आगे बोल दो। आशीष बेटा अपना माइक ऑफ करो बेटा। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं इन हायर प्लांट एनिमल्स। अब हम बात कर रहे हैं बेटा इन हायर एनिमल्स। वहां पर क्या होता है, कैसे आपकी जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो क्या था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, को ध्यान से सुनना। आपने अभी बात की कि भाई अगर आपकी जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनियम बना रही है मतलब वहां पर FAME3 जीन एक्टिवेट होगी। अगर आपकी जर्म सेल्स क्या बना रही है, अगर आपकी जर्म सेल्स क्या बना रही है, ओगोनियम, तो इसका मतलब वहां पर FAME3 जीन इनएक्टिवेट है। तो अब अगर हम बात करते हैं इन हायर एनिमल्स के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब डिफरेंशियल जो मतलब आपको पता है ना कि एक सेल पहले क्या होगी, स्पेसिफाई, फिर क्या होगी, डिटर्मिनेट, यानी कि डिफरेंशियल बनेगी। तो कहता है कि अगर, अब आपको पता है कि ये सेक्स क्रोमोसोम बताते हैं कि बॉडी मेल बनने वाली है फीमेल बनने वाली है। तो जो आपका वाई क्रोमोसोम होता है वो अगर प्रेजेंट होता है तो बॉडी मेल बनती है, अगर एक्स एक्स है तो फीमेल बनती है। ये भी नॉर्मल पता है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो कहता है जो मेल होता है, मेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई। तो कहता है कि उसके वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक रीजन होता है और उस रीजन को हम बोलते हैं SRY रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी SRY रीजन प्रेजेंट होगा किसी भी जाइगोट के सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, यानी उसकी वाई क्रोमोसोम के ऊपर, अगर उसके सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर SY रीजन, और SRY रीजन तभी प्रेजेंट होगा जब वाई हो। वाई पे मिलता है हमेशा SRY, कभी भी एक्स के ऊपर नहीं होता। तो वाई के ऊपर जब भी SRY रीजन आपको मिल रहा है, मतलब ये जो SRY रीजन है ये क्या करता है, टेस्टिस डिटर्मिनिंग जीन और फैक्टर, ये टेस्टिस को बनाने वाला जीन है। समझ रही बात? ये क्या है, जीन है टेस्टिस डिटर्मिनिंग जीन। और उससे क्या बनेंगे, आपके टेस्टिस की फॉर्मेशन हो जाएगी और उससे क्या सिक्रीट होगा, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन आपकी क्या हेल्प करेगा, फर्दर स्पर्मेटोगोनियम के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा या ओरिजिनेट करेगा या इवॉल्व करेगा। ये प्रोसेस सब किसको समझ आया? सर आ गया। ओके, वही मैं समझ आ गया बेटा। आशीष बेटा समझ आ गया? हाँ जी सर, आ गया। हम तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास मेल, मेल किसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मेल के हम जेंडर को XY से। तो कहता है जो वाई क्रोमोसोम होता है उस पर एक SRY रीजन होता है। अब वाई क्रोमोसोम का डिजाइन कैसे होता है आपने देखा होगा, लाइक दिस। ये होता है आपका वाई क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम को डिजाइन ड्रॉ करूं तो एक्स क्रोमोसोम तो एक्स की तरह ही होता है। तो कहता है जो आपका वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर हमें एक जीन मिलता है और वो जीन का नाम क्या है, SRY रीजन। अगर SRY रीजन आपका प्रेजेंट है तो वो टेस्टिस को बनाने वाले जीन्स और फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, उससे आपके टेस्टिस फॉर्म हो जाएंगे। और जब टेस्टिस बन जाएंगे तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा तो आपके अंदर तो उस जगह पर क्या फॉर्मेशन, क्या शुरू हो जाएगा बेटा, स्पर्मेटोगोनियम वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? कहते हैं एज इट इज सेम फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स एक्स से। किससे प्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स। और उसके अंदर जो आपके पास जीन होता है वो कौन सा होता है, वुंट, बात करना पड़ेगा। फीमेल के अंदर कौन सा होता है, वुंट 4A जीन। और जबकि मेल के अंदर कौन सा होता है, SRY रीजन। अगर फीमेल के अंदर क्या कौन, अगर आपको बॉडी के अंदर मतलब जब एक्स एक्स है तो एक्स एक्स के ऊपर हमें क्या मिलता है, वुंट 4A जीन। क्या मिलते हैं, वुंट 4A जीन। तो जो वुंट 4A जीन है उसकी प्रेजेंस से अब क्या काम चलेगा, आगे क्या प्रोसेस चलेगा, ओवरी की फॉर्मेशन। और ओवरी जब बन जाएगी तो वो क्या सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन।
और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन से क्या होता है, आपका जो ओवोनियम का प्रोसेस है वो आपका इनिशिएट हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है। बेटा सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हुआ है बेटा? यस सर। यस सर। तो बस आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो SRY रीजन और दूसरा WNT4A जीन। अगर SRY रीजन है तो मतलब आपके टेस्टिस बनने वाले हैं और उनके अंदर स्पर्मेटो जो जेनेसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आपके पास WNT4A जीन है तो इसका मतलब वहां पर उगोनियम बनने वाला है। तो SY रीजन अल्टीमेटली स्पर्मेटोगोनियम बनाता है और WNT4A जीन अल्टीमेटली क्या बनाता है, उगोनियम। ये सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम और उगोनियम, ये क्या है बेटा, आपकी सेल है। और स्पर्मेटो एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, और oogenesis आपका एक प्रोसेस और एक मैकेनिज्म है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो हमने दो चीजें देखी, एक हमारे पास प्रोसेस आया oogenesis और दूसरा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब हम बात करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती क्या है, ये क्या होता है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन स्पर्म। तो कहता है जो आपकी स्पर्मेटोगोनियम है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, जो आपकी स्पर्मेटोगोनियम है, एक्चुअल में अगर आपको मैं बना के दिखाऊं तो एक्चुअल में होता क्या है, ये आपकी लेयर है जिसको आप बोल रहे हो जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोल रहे हो, जर्मिनल एपिथेलियम या जर्मिनल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, है ना। तो इसमें जो सबसे पहले इससे एक सेल बनना शुरू होगी, उस सेल को हम इसी जर्मिनल एपिथेलियम से एक पहली सेल बनी, ये ओवल शेप की, जिसको आप क्या नाम देते हो, उसको आप फर्स्ट क्या नेमिंग देते हो बेटा, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम आगे फिर नई सेल में मॉडिफाइड होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट 1। क्या बोलते हो, स्पर्मेटो सेल आगे फिर मॉडिफाइड होती है स्पर्मेटोसाइट 2। किसमें कन्वर्ट होती है, स्पर्मेटोसाइट 2। और यही सब स्पर्मेटोसाइट आगे किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, किसमें कन्वर्ट होगी, स्पर्मेटोजोआ। किसमें, स्पर्मेटोजोआ। और यही जो ये चौथी सेल है आगे कन्वर्ट हो जाएगी बेटा स्पर्मेटेड। किसमें, स्पर्मेटेड। तो देखो ये सेल ओवल है, ये सेल भी ओवल है, ये सेल भी ओवल है, ये सेल भी ओवल है, लेकिन ये ओवल नहीं है क्योंकि इसने अपने आप को मॉडिफाइड किया है, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज किया एज अ फिश लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वो फ्लूइड के अंदर, सीमन के अंदर वो मूव कर पाए, उसके अंदर लोकोमोशन रहे। तो उसने अपने डिजाइन को फिश लाइक कर लिया है। ये बात समझ आई सभी को, ये बात क्लियर हुई सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो कहता है कि जो हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हम स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो कहता है जो स्पर्मेटोगोनियम है आपकी, जो स्पर्मेटोगोनियम है उसमें क्या, स्टार्ट एट प्यूबर्टी स्टेज। मतलब बॉडी के अंदर स्पर्मेटोगोनियम कब बनेगी या स्पर्मेटोजेनेसिस कब चलेगी, जब आपका जो बॉयज यानी कि जो मेल बॉडी है वो ऑलमोस्ट कहाँ हो, अपनी किस स्टेज में हो, प्यूबर्टी 11 टू सॉरी 12 टू 13। कहाँ पे बेटा, 12 टू 13 इन बिटवीन। जब आप 12-13 साल का जो एक मेल इंडिविजुअल है, जब वो पहुंच जाएगा इस एज के ऊपर, तब उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, स्पर्मेटोगोनियम वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो डिवीजन स्टार्ट, कहता है डिवीजन स्टार्ट एट प्यूबर्टी स्टेज, डिवीजन स्टार्ट एट प्यूबर्टी स्टेज। नेक्स्ट, हाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इस स्टेज स्टेज के ऊपर जो आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सी बेटा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, वो क्या सीक्रेट कर रही है, हाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कर रही है बेटा, और इंटीरियर पिट्यूटरी को हम एक नाम और उससे बुलाते हैं, उसका नाम क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हो, इंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या है बेटा, एडिनो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जब स्पर्मेटोगोनियम चलने वाली होती है तब आपके पास LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है, और वो कैसे का एक्ट ऑन लेडिक सेल, और वो डायरेक्ट किसके ऊपर काम करता है, लेडिक सेल्स। और ये लेडिक सेल्स क्या होती है बेटा, इनको हम बोलते हैं नर्शिंग सेल। लेडिक सेल्स को हम और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, नर्शिंग सेल। जो एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनियम से जो स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट बना, फिर स्पर्मेटोसाइट सेकंड सेकंड बना, उन सब की नरिशमेंट, उनकी उनको मैच्योर लेवल तक जाने का काम किसका है, आपकी लेडिक सेल्स का। किसका काम है बेटा, लेडिक सेल्स, राइट। उसके बाद
जो आपकी LH है वो डायरेक्ट अटैक करता है आपके लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि कौन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। ये आपने चीजों को याद रखना है कि कौन आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को क्या कर रहा है, वो एक्टिवेट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, क्या आंसर होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है, लेडिक सेल्स। बट लेडिक सेल्स को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ जी बेटा, LH करवा रहा है। हाँ जी बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो लेडिक सेल्स है उनको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, LH। और LH को कौन सिक्रीट कर रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी। और इंटीरियर पिट्यूटरी को किसने स्टिमुलेट किया है, तो लिखना हाइपोथैलेमस। किसने किया, सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सिक्रीशन करती है किसका, LH का। और LH कहाँ पहुंच जाएगा, आपकी लेडी के ऊपर, लेडी सेल्स की फॉर्मेशन करवाएगा। जैसे लेडी सेल डेवलप हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, वो क्या सीक्रेट करना शुरू कर देंगी, टेस्टोस्टेरोन, जिसे आप मेल हार्मोन भी बोलते हो। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या किसके ऊपर जाएगा, क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनियम। ये किस पे काम करेगा बेटा, स्पर्मेटोजीनियम, यानी ये क्या कर देगा, डिवीजन को स्टार्ट कर देगा। कौन, टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में आपका जो स्पर्मेटोजीनियम यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, वो आपका फिर से एक बार रीसाइक्लिंग फॉर्म में आ जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, वो डिवीजन को स्टार्ट कर देगा। इतनी बात सभी को समझ आ गई बेटा, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, एनीवन एल्स। नो सर। नो सर। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर होगी आई थिंक। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे हम बात डिस्कस करते हैं। तो अब हुआ क्या, जो हमने अभी बात पीछे डिस्कस की, कि मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम थी। और याद रखना, जर्मिनल एपिथेलियम से जब क्या बना आपका स्पर्मेटोगोनियम, तो डिवीजन उसने कौन सा यूटिलाइज किया, जर्मिनल एपिथेलियम से जो आपकी स्पर्मेटोगोनियम बनी है, जर्मिनल सेल से जो आपकी स्पर्मेटोगोनियम बनी है, वो क्या करती है, माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनियम से आपकी क्या बनी बेटा, उसने क्या किया, माइटोसिस, और क्या बनाया, एक तो उसने वही बना लिया, एक तो वो अपना स्टोर रखती है, स्पर्मेटोगोनियम बनाया। और दूसरा क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो वो स्टेम सेल, हमने देखा ना, स्टेम सेल क्या करती है, एक स्टेम सेल बना लेती है, दूसरी कौन सी सेल होती है, महिमा। सेकंड सेल का क्या नाम होता है, एक तो होती है स्टेम सेल, स्टेम सेल बनाती है, और दूसरी क्या बनाती है, महिमा आंसर करो। प्रोजेनिटर सेल्स। शाबाश, वेरी गुड। ये आपका बस यहीं से क्वेश्चन है। बस इस तरीके से अगर आप चीजों को याद रखोगे ना, आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं हो सकता बेटा, आपका पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा। क्या करना है, हमने क्या बात बोली कि जो आपकी स्पर्मेटोगोनियम वो क्या कर रही है, सेल्फ रिन्यूएबल कर रही है। मतलब पहले तो वो अपने आप, सेल्फ रिन्यूएबल का मतलब होता है खुद को भी बनाना और नए टाइप की सेल को भी बनाना। तो उसने स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनियम भी बन गया, और आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बन गई। आपकी क्या बन गई बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का भी क्रिएशन हो गया। और आगे फर्दर, अब ये जो प्राइमरी, पहली बार पूरी बॉडी के अंदर पहली बार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे क्या क्या यूज करेगी, मियोसिस। अभी तक क्या हो रहा था, माइटोसिस। जर्मिनल एपिथेलियम से आपने बनाया स्पर्मेटोगोनियम विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। बट जब आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनाओगे आगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप क्या बनाओगे बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनाओगे बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, फर्स्ट टाइम मियोसिस प्रोसेस। क्या करोगे बेटा, मियोसिस फर्स्ट। ये कौन सा होगा बेटा, मियोसिस फर्स्ट। जब आपके प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आप क्या बनाओगे, स्पर्मेटेड, तब आपका मियोसिस कौन सा यूज होगा, सेकेंड। यहाँ पर जो हमारा यूज हुआ है इस जगह पर, जो यानी कि आपके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो किसमें कन्वर्ट हुए, आगे आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो ये जो डिवीजन हुआ है, ये कौन सा डिवीजन है बेटा आपका, मियोसिस फर्स्ट। कौन सा है, मियोसिस फर्स्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है, कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, रेगुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी LH हार्मोन कहां से रिलीज हुआ, रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। LH को किसने क्रिएट किया था, आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी ने। तो कहते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, उसको कर रहा है LH हार्मोन, राइट। और दूसरी बात, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किसके थ्रू रिस्पॉन्सिबल हो रही है, बाय टेस्टोस्टेरोन। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका LH आएगा, LH के आने से वो कहां से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसकी हेल्प से क्या होगा,
टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बनेगा आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो वो कहता है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू रेगुलेट है, एलएच। अगर आपकी ब्लड के अंदर एलएच की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो फॉर्म हो रहा है वो कम हो जाएगा, और जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन या ब्लॉक हो जाएगी। क्लियर है? सभी को समझ आई ये लाइन सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए तो आगे हम बात Yes, कर sir. लेते हैं। ओके ओके, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ हमने वही डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास क्या है, जो हमारा सर मेरा प्राइमरी वीडियो नहीं चल रहा है शायद। क्या इसको कैंसिल करके दोबारा ऑन करो बेटा, क्लास को एग्जिट करो, फिर ऑनलाइन हो जाओ। अब चल रहा है बेटा? आशीष अब चल रही है बेटा वीडियो? मैम आपकी वीडियो चल रही है? नेहा मैम आपकी वीडियो चल रही है? यस सर, चल रही है। इसका नेट ही खत्म हो गया होगा। आशीष अब चल रही है बेटा वीडियो? बेटा आवाज नहीं आ रही। सिग्नल इश्यूज हो। हाँ वही सिग्नल तो नहीं, मेरे को लगता है नेट गया है उसका ना, क्योंकि वो ऑनलाइन आ रहा है ना। अगर आपको, क्योंकि इसमें क्या है कि आप नेट नहीं होगा तो फिर चलेगी नहीं ना ऐप फिर। हाँ उसका डाटा चला गया, उसका मैसेज आया। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा आवाज आ रही है दोनों जन? नेहा मैम आपको आवाज आ रही है? महिमा? यस यस सर, यस सर। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास दिन में अपना डाटा सेव रखना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी क्लास होने वाली है, तो उसके लिए आपको फिर अपना डाटा प्रिजर्व रखना पड़ेगा। फालतू सोशल साइट नहीं चलानी है आपने ना, थोड़ा बहुत काम किया और वापस सेव रखा अपना डाटा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास क्या हो गया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस थी उसको, वो किसके थ्रू रेगुलेटेड हो रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कौन कर रहा है? एलएच हार्मोन। जितना अच्छा एलएच हार्मोन आपकी ब्लड में सिक्रीट होगा विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी हेल्प से क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा आपकी टेस्टिस से, क्योंकि टेस्टिस सिक्रीट करते हैं कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा उतनी अच्छी आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म की बनने का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होगा। अगर आपकी ब्लड में क्या नहीं है, एलएच अच्छा नहीं है, तो वो क्या नहीं करेगा आगे, टेस्टिस से अच्छा क्या सिक्रीट नहीं करवा पाएगा? टेस्टोस्टेरोन। और अच्छा टेस्टोस्टेरोन नहीं बने अंदर टेस्टिस के अंदर, तो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू होगी। बात क्लियर होगी? अब हम बात करें कि हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, वो पहले क्या बना था? सबसे पहले क्या थी आपकी? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। क्या थी बेटा आपकी? प्राइमोडियल जर्म सेल्स। उसके अंदर डिवीजन क्या हुआ? माइटोसिस। सिर्फ कौन सा माइटोसिस कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन। उसमें आपके क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता, हाफ नहीं होता। तो एपिथेलियम है, यानी कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, जैसे वो माइटोसिस करेगी तो सबसे पहले क्या बनाएगी? मेल के केस में स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया से आप क्या बन जाएगा आपका आगे फर्दर क्या माइटोसिस करके क्या बनाएगा? वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये पहली बार हुआ है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यूज करने जा रही है फर्स्ट, राइट? क्या यूज करने जा रही है बेटा? म्योसिस फर्स्ट। म्योसिस फर्स्ट के बाद अगला क्या करके ही आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें बेटा? प्राइमरी सॉरी, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो म्योसिस फर्स्ट करके किसमें कन्वर्ट होगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें कन्वर्ट होगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ मेरे पास एक सेल थी, अब ये दो बन गई, और दोनों कैसे हो गए? ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल वो कैसा हो गया? डिप्लॉय कैसा हो गया? सॉरी कैसा हो गया? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। पहले ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल कैसी थी आपकी? डिप्लॉइड, यानी ये 46 क्रोमोसोम नंबर थे। यहाँ पर कितने हो गए? 23। दोनों सेल के पास कितने हो गए? 23। और दोनों सेल आपकी कैसी है? ज्वाइंटेड है। उनको
हम क्या नाम दे रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। क्या नाम दे रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। अब ये जो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये अब यूज करेगी मियोसिस सेकंड को, और जैसे मियोसिस सेकंड होगा आपको रिजल्ट में कितनी सेल मिल जाएंगी, 4, और चारों की चारों जुड़ी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से। इनका जो साइटोप्लाज्म है एक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। अब ये आपस में कैसे जुड़े हुए बेटा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं, और इनका ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? नेसेसरी फॉर द मैच्योरेशन, ताकि इनकी अच्छे से क्या हो, ये मैच्योर हो पाए, इसलिए इनका साइटोप्लाज्म आपस में अटैच्ड है। दूसरी बात, अगर आप जेनेटिकली बात करते हो तो चारों की चारों सेल आपस में कैसी है, डिफरेंट है, ईच ऑफ विच डिफरेंट जेनेटिकली। ये आपस में कैसे हैं, डिफरेंट है जेनेटिकली वाइज, आपस में चारों की चारों सेल कैसी हैं, डिफरेंट है। नेक्स्ट आप, अब ये क्या बन गए, स्पर्मेटेड। अब स्पर्मेटेड आगे कन्वर्ट होंगे मैच्योर स्पर्म में, फिर ये अलग अलग बाइफ्रिकेट हो जाएंगे और आपको टोटल एक स्पर्मेटोगोनियम से आपको टोटल 4 मैच्योर स्पर्म्स आपको मिल गए, राइट। तो स्पर्म तभी मिले हैं क्योंकि आपकी जो मेल की बॉडी के अंदर जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उसने ऑर्गन ने, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं टेस्टिस, उसने बिहेव किया है एज अ टेस्टिस की तरह। क्यों किया है? क्योंकि उसके पास कैसा वाई क्रोमोसोम है, क्या उसके पास है, वाई क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम के होने से क्या हुआ, उसके पास एसआरवाई रीजन था। एसआरवाई रीजन होने की वजह से उसके अंदर क्या बने, टेस्टिस की फॉर्मेशन हुई, उससे टेस्टोस्टेरोन बना, और आगे जाके उसने, क्लियर है, सभी को बात समझ आ गई है? और यहाँ यस उसने क्या सर। बोला है, इसने यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये yes, प्रेजेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सेंट, क्या लिखा हुआ है, एब्सेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये क्या लिख रहा है, ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है वो बात कर रहा है कि जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो आपको मेल के केस में इन सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, ये एब्सेंट होता है। ये एब्सेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट मत देखना, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये आपको ऐसे स्कैनिंग के थ्रू ये प्लस बन गया, अदरवाइज ये क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो ये क्या है, एब्सेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो ये आपको एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं दिखता, राइट। इतनी बात क्लियर होगी, आगे देखते हैं। तो कहता है कि अब हम बात कर लेते हैं, एक नया क्वेश्चन अराइज हुआ, मैचुरेशन होता क्या है स्पर्म का, तो आंसर क्या होगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। जो आपकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां पर आपके स्पर्म की मैचुरेशन होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पर्म कहाँ मैच्योर करते हैं, तो आंसर क्या होगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्या बोलोगे, सेमिनिफरस। तो ये जो आप सबसे ऊपर वाली लेयर देख रहे हो उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम या प्राइमोडियल जर्म सेल। प्राइमोडियल जर्म सेल्स आगे माइटोसिस करके क्या बना रही है, स्पर्मेटोगोनियम। वो कैसी है, डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनियम आगे फिर से माइटोसिस कर रही है और क्या बना रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना रही है, प्राइमरी, और ये सारे के सारी आपस में जुड़ी होती है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे क्या बना रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसके थ्रू बना, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ मियोसिस फर्स्ट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हुआ स्पर्मेटेड में के अंदर विद द हेल्प ऑफ मियोसिस सेकेंड, राइट। और आपको रिजल्ट में 4 सेल मिली, चारों आपकी कैसे जुड़ी हुई है आपस में, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू, और लास्ट में ये चारों के चारों कन्वर्ट हो गए स्पर्म के अंदर। बात क्लियर होगी। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां मैंने लिखा हुआ है कि जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएसएच, उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, सर्टोली सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट। बीच में आप देख रहे हो ये जो मैंने बनाई है ग्रीन कलर की सेल, इनको बोलते हैं हम सर्टोली सेल, या आप इनको कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हो नर्शिंग सेल। इनका काम होता है आपकी स्पर्मेटोसाइट्स की नर्शिंग करना। जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं उनकी नरिशमेंट करना, उनको फूड प्रोवाइड करना ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट। जब ये आपके स्पर्मेटोगोनियम से कहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पर्म के अंदर। तो एक चीज याद रखना, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटेड, ये सारे के सारे ओवल शेप की सेल होती हैं। बट जैसे ही स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म के अंदर, तो वो किस शेप, कैसा शेप ले लेता है, लाइक, कैसा शेप ले लेगा बेटा, फिश लाइक। उसके बाद टेल आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या कर रही है, सर्टोली सेल्स जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से स्टिमुलेट होके अपना एक्टिवेशन कर रही है, और उनके एक्टिवेशन से वो नर्शिंग का काम करती हैं आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसेल्स हैं उनका, राइट। आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर जो स्पर्म का स्ट्रक्चर हम कल नेक्स्ट न्यू क्लास में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं हार्मोन्स, क्योंकि इतना ये टॉपिक करेंगे, फिर कल जब हम उसके साथ ऐड हो जाएंगे तब हम
लो नेहा मैम का भी डाटा क्या हो गया, खत्म हो गया। महिमा आप सुन रहे हो? यस सर। ठीक है बेटा, वो दोनों ही चले गए, हम अब आप रह गए अकेले ना। तो बस हम इस छोटे टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, सुबह देखते हैं फिर, है ना। हाँ जी सर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, हाँ। तो हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, कि कौन कौन से हार्मोन है जो हमारे लिए यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो आपने अभी जैसे हम बात करें एफएसएच। एफएसएच का मतलब ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अगर आपने मेरे से पढ़ी है शायद, है ना महिमा, पढ़ी है ना आपने, मैंने पढ़ाया आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सर हाँ यस सर पढ़िए। हाँ, तो उसमें हमने बात की थी, हमारे पास एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और ये जो एफएसएच है, सिक्रेट कौन करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका एफएसएच आएगा ब्लड के थ्रू, और वो स्टिमुलेट करेगा किसको, सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल आपकी एक्टिवेट होगी और वो सिक्रीट करेंगी, क्या करेंगी, सिक्रीट, और सिक्रीट करेंगी प्लस कन्वर्ट करेंगी। एक्चुअली उसने सर्टोली सेल्स क्या करती है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है उसे कन्वर्ट कर देती है एस्ट्रोजन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन को क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है किसमें, एस्ट्रोजन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो आपके टेस्टिस सिक्रीट कर रहे हैं, उनका कन्वर्शन करता है कौन, सर्टोली सेल्स उन्हें कन्वर्ट कर देती है एस्ट्रोजन के अंदर, राइट। तो अब देखते हैं हार्मोन कौन कौन से हम। पहला हार्मोन है एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेट टू लैडिक सेल्स। ये लैडिक सेल्स को एक्टिवेट करके क्या करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, आपकी लैडिक्स को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, और उससे क्या होती है, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये कहां से रिलीज होता है, रिलीज बाय लैडिक सेल्स। जो आपकी टेस्टोस्टेरोन होता है उन्हें कौन सीक्रेट करता है, लैडिक सेल्स। ये कहाँ होती है, क्या इनका फंक्शन है, वो हम देखेंगे फर्दर नेक्स्ट अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जो टेस्टोस्टेरोन सेल है वो रिलीज होती है थ्रू लैडिक सेल्स। किसके थ्रू रिलीज हो रही है बेटा, लैडिक सेल्स। किसके थ्रू, लैडिक सेल्स, राइट। और जो आपका एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन अभी हमने बात की, एस्ट्रोजन कन्वर्शन है किसका, एस्ट्रोजन का। और एस्ट्रोजन को कौन सीक्रेट कर रहा है, लैडिक सेल्स। लैडिक सेल्स से सीक्रेट हुआ एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन की कुछ अमाउंट को आपकी सर्टोली सेल ने कन्वर्ट कर दिया एस्ट्रोजन के अंदर। तो ये फंक्शन है एफएसएच का। तो टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, किसके थ्रू रिलीज हो रहा है, बाय लैडिक सेल्स। और इसका रोल क्या है, रोल प्ले इन स्पर्म फॉर्मेशन। इसका काम होता है स्पर्म की फॉर्मेशन करना, स्पर्म को बनाना, पीछे वाला नहीं, सिर्फ स्पर्म की फॉर्मेशन करना। वो किसके थ्रू होता है बेटा, आपकी टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद बात करता हूँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो एफएसएच होता है उसका काम है रिलीज फ्रॉम, पहली बात तो ये कहां से रिलीज हो रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये कर क्या रहा है, एक्टिवेट सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है, ताकि वो क्या करे, नेसेसरी रेगुलेशन फैक्टर। मतलब ये सर्टोली सेल्स को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, और इसके सर्टोली सेल के एक्टिवेशन होने से ये टेस्टोस्टेरोन के कुछ अमाउंट को कन्वर्ट कर देगा एस्ट्रोजन के अंदर, राइट। और एस्ट्रोजन क्यों जरूरी है बॉडी के लिए, एस्ट्रोजन अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, स्पर्म की मैचुरेशन करेगा। और दूसरी बात, एक तो स्पर्म को मैच्योर कर रहा है, प्लस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर रहा है एस्ट्रोजन के अंदर। क्लियर है। तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, सॉरी, जो वो कह रहा है कि जो एस्ट्रोजन है वो आपकी हेल्प करता है स्पर्म की मैचुरेशन में। दूसरी बात, ये एस्ट्रोजन बना कैसे, हमने एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट किया है एस्ट्रोजन में। और ये टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्शन किसने की है, सर्टोली सेल ने। किसने की है बेटा, सर्टोली सेल। लास्ट आपके पास है जीएच, यानी ग्रोथ हार्मोन। इसका काम क्या है, ये भी रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इसका मेन काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। जो आपकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर जो जितनी भी मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिक का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो भी आपकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन चल रही हो, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हो, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन चल रही हो, उन सब का जो रेगुलेशन है, उनके ऊपर जो कंट्रोल है, वो कौन करेगा, ग्रोथ हार्मोन। तो टोटल आपके पास यहाँ कितने, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन। क्लियर हो गया सभी को बेटा, बेटा आपको क्लियर हो गया महिमा? यस सर। ठीक है बेटा, तो आप कोई डाउट तो नहीं है इन चारों पांचों हार्मोन्स के अंदर? नो सर नहीं है डाउट। चलो बेटा, तो हम सुबह इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
आप इतना इसको कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो और काम कर लो उसको ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके बेटा, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट।